हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। आज के इस वीडियो में हम हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे हमारा सेट थ्योरी का वो पार्ट जो हमारे वेन डायग्राम में काम आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुभारंभ करते हैं हम हमारे डायग्राम वेन डायग्राम की हेडिंग से। ठीक है, अब वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम में मेनली हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट फिगर बेस्ड क्वेश्चंस और एक होता है हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। अब वेन डायग्राम की अगर बात करें तो वेन डायग्राम में जो शेप हम नॉर्मली यूज करते हैं ना, वो शेप हमारी कौन सी होती है? वो शेप होती है हमारी ये सर्किल। बेसिकली हम लोग जो भी हमारा डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज में लेते हैं? हम लोग यूज में लेते हैं यहाँ पे सर्कल्स। और इन्हीं सर्कल्स की हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या बताते हैं? हम लोग यहाँ पे जो हमारी एंटिटीज या फिर जो भी हमें डेटा दे रखा है उसमें हम रिलेशंस बताते हैं। उसमें हम क्या बताते हैं? उसमें हम यहाँ पे रिलेशंस बताते हैं। क्या इतना समझ में आया? अब जैसे मैं बोलती हूँ यहाँ पे मेरे पास एक तीन एंटिटीज है, जैसे फादर, मदर, ब्रदर। मैंने क्या बोला? मैंने बोला मेरे पास तीन एंटिटीज है, एक है फादर, एक है मदर, एक है ब्रदर। ठीक है, अभी हम पहले यहाँ पे फिगर बेस्ड वेन डायग्राम की बात करें एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल बेस्ड वेन डायग्राम, जिसमें हमारी यहीं पे सेट थ्योरी काम में आती है। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ पे क्या बनाना है? मुझे इससे इसका रिलेशन बताना है। ठीक है, अब आपने कहा कि यार आपके फादर क्या है? फादर बेसिकली आपके मेल है, मेल कैंडिडेट है। ठीक है, आपका जो ब्रदर है वो भी आपका मेल कैंडिडेट है, लेकिन जो आपकी मदर है ना वो क्या है? वो आपकी फीमेल कैंडिडेट है। ठीक है, अब इन सर्कल्स को यूज करके हमें क्या बनाना होता है? हमें यहाँ पे रिलेशन बनाना होता है या फिर एक डायग्राम बनाना होता है, ताकि हम इन सब में एक रिलेशन या फिर एक स्पेसिफिक डायग्राम से इन्हें रिप्रेजेंट कर सके, या फिर इन रिलेशंस को हम लोग क्या कर सके? इन रिलेशंस को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके। अब आपने कहा अगर फादर और ब्रदर दोनों के दोनों मेल है तो हो सकता है कि हमारे पास कुछ कॉमन मेल ऐसे हों जो फादर भी हों और जो ब्रदर भी हों, राइट? लेकिन क्या मेल और फीमेल एक हो सकते हैं क्या? नहीं। तो अगर मुझे यहाँ पे डायग्राम बनाना हुआ तो मैं कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ। ये मैं डायग्राम कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ। क्या ये मेरे डायग्राम ठीक है क्या? हाँ, बेसिकली ठीक है। ये एंटिटी मेरे किसको शो कर रही है? ये एंटिटी मेरी मदर को शो कर रही है, ये एंटिटी मेरे फादर को शो कर रही है और ये एंटिटी मेरी ब्रदर को शो कर रहा है। बेसिकली ये जो कॉमन पार्ट है इसमें वो फादर है जो ब्रदर भी है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे वो ब्रदर है जो फादर भी है। क्लियर? समझ में? अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल पे मान लो मैंने ये ले लिया कि मेरे पास क्या है? फैमिली। फैमिली में मेरे पास है मेरे फादर और यहां पे एक और एंटिटी है और मान लेते हैं मेरे क्या है? मेरे मदर है। ठीक है, अब आपने कहा फैमिली में तो मैं ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती क्या मेल होगा फीमेल होगा, मतलब यहां पे मेरे मेल भी आ रहे हैं, यहां पे मेरे फीमेल भी आ रहे हैं। ठीक है, फादर मेरे सिर्फ और सिर्फ मेल में है और मदर मेरी किस में है? मदर मेरी फीमेल में है, राइट? तो अगर मुझे यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से, इन सर्कल्स की हेल्प से ये रिप्रेजेंट करना हुआ तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? देखो, ये मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया, ये सर्कल मुझे क्या शो कर रहा है? ये सर्कल मुझे मेरी फैमिली शो कर रहा है, जिसमें मेरे फादर भी हैं, ये रे मेरे फादर और ये रे मेरे मदर। मतलब अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज हैं तो हम वहां पे डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स यूज करेंगे। अगर हमारे पास कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जो इंटरलिंक्ड है या फिर इंटरलिंक हो सकती है तो उनके लिए हम इंटरलिंकिंग डायग्राम बनाएंगे। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं? हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि हम वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को डील कर पाए। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पे बोला गया which of the following diagrams correctly represent the relationship between the following classes? अब आपके पास क्या है? एक क्लास है व्हीकल,
दूसरी क्लास है आपके पास कार, और तीसरी कार है आपके पास ऑटो। ठीक है, अब देखो आपको पता है अगर मैं कार की बात करूं तो कार कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, बेसिकली ये व्हीकल ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑटो की बात करूं तो ऑटो भी मेरा क्या है, ऑटो भी मेरा व्हीकल है। मतलब कार और ऑटो ये दोनों सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, मतलब व्हीकल से ही बिलोंग करते हैं। तो व्हीकल मेरी क्या हुई, व्हीकल मेरी मेन क्लास हुई। व्हीकल मेरी क्या हुई, व्हीकल मेरी मेन क्लास हुई। और ऑटो एंड कार ये मेरी क्या हुए, ये मेरी सब क्लासेस हुई। ये मेरी क्या हुई, ये मेरी सब क्लासेस हुई। समझ में आया? अब डायग्राम में देखो, देखो अब मुझे क्या बताओ, ये क्या कोई कार ऑटो हो सकती है या कोई ऑटो कार हो सकता है? अब ये मत बोलना मैम आजकल तो हमारे ओला उबर चलते हैं। यार ओला उबर में भी हमारे पास कैटेगरी है, हमारे पास ऑटो की अलग कैटेगरी, कार्स की अलग कैटेगरी। मतलब ये जो मेरी सब क्लासेस है ना, ये भी मेरी सब क्लासेस 1 और ये मेरी सब क्लासेस 2 है। बेसिकली इन दोनों में कोई लिंक्ड नहीं है। अगर देखो, अगर मैं इस डायग्राम को चूज करती तो देखो यहाँ पे ये वाली क्लास तो मेरी व्हीकल्स बन गई, ये मेरी क्लास व्हीकल्स बन गई। लेकिन जैसे ही मैं बात करती हूँ इसकी, तो मान लेते हैं यार ये मेरा ऑटो बन गया, ये मेरे कार बन गई। लेकिन मेरे ऑटो और कार में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं इस ऑप्शन को चूज यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि व्हीकल, मान लेते हैं अगर ये हमारा व्हीकल है तो व्हीकल में कुछ हमारे पास क्या है, कार्स है, और कुछ जो ऑटो है वो तो हमारे व्हीकल है और कुछ ऑटो हमारे व्हीकल नहीं। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। बेसिकली ये जो दोनों कैटेगरीज है कार की और ऑटो की, ये कंप्लीटली आपके मेन क्लास से बिलोंग कर रही है। इतना हमें समझ में आया? हाँ ठीक है। इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे तो कोई लिंक है नहीं, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हुआ। अब बात करते हैं इसकी, तो देखो ये मेन वाली हमारी व्हीकल क्लास हुई, ये हमारी कार क्लास हो गई और ये हमारी ऑटो क्लास हो गई। तो अगर देखें तो इन दोनों में भी कोई रिलेशन नहीं है, और बेसिकली कार और ऑटो भी किस हमारी व्हीकल की मेन जो क्लास है उसका पार्ट बन गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया किस तरीके से हमें रिलेशन बनाना है? चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंट बाय द गिवन सेट ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि यार आपके पास एक मेन क्लास है, उसमें आपके पास 2 सब क्लासेस हैं, और ये जो 2 सब क्लासेस है ना कहीं इंटरलिंक्ड है। ठीक है, वो क्या है? इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अब आपके पास पहला ऑप्शन है लायन, एनिमल और रेट। आपने कहा एनिमल आपकी क्या बन सकती है? एनिमल आपकी मेन क्लास बन सकती है। एनिमल आपकी क्या बन सकती है? मेन क्लास बन सकती है, क्योंकि रेट भी एनिमल होते हैं, लायन भी एनिमल होते हैं। लेकिन अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूंगी ना, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एनिमल हो गया, यहाँ पे ये मेरा लायन हो गया, ये मेरे रैट हो गए। अब ऐसा नहीं है जो कुछ शेर हैं वो चूहे भी हों और जो कुछ चूहे हैं वो शेर भी हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मेरा ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है प्रोफेसर्स, मेल, ह्यूमंस। ठीक है, बेसिकली ह्यूमन मेरी यहाँ पे क्या बनेगी? यहाँ पे मेरी मेन क्लास बनेगी। अब मुझे कैसे पता चल रहा है मेन क्लास है ये बनेगी कि नहीं बनेगी? अब देखो मैंने इस वाले, पहले ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे पढ़ा लायन, लायन क्या होता है? एनिमल होता है। ठीक है, रेट, रेट भी क्या होता है? एनिमल होता है। और वो मुझे कैटेगरी कहाँ दे रखी है? मुझे यहाँ पे एनिमल में दे रखी है। ठीक है, तो बेसिकली एनिमल मेरी मेन क्लास बन गया। उसी तरीके से प्रोफेसर जो होता है, प्रोफेसर बेसिकली जो पढ़ाता है वो कौन होते हैं? वो ह्यूमन बींग्स होते हैं। मेल या फीमेल जो भी होंगे वो भी क्या होंगे? ह्यूमन बींग्स होंगे। और यहाँ पे हमें ह्यूमंस दे रखे हैं, तो आपको बोला गया ह्यूमन आपकी क्या हो गई? मेन क्लास हो गई। मेल भी बेसिकली ह्यूमंस है, प्रोफेसर भी आपकी ह्यूमंस है। अब देखो ह्यूमन अगर आपकी मेन क्लास है, मैंने मेन क्लास बनाई, ये मेरे कौन है? ये मेरे ह्यूमंस है। और यहाँ पे ये कौन थे? ये एनिमल्स थे। अब आपने कहा जरूरी नहीं है जितने भी प्रोफेसर हो वो सारे के सारे मेल हो। ठीक है, हो सकता है कुछ प्रोफेसर मेल हो और कुछ प्रोफेसर फीमेल हो, या कुछ मे बी ट्रांसजेंडर भी हो। तो हमने कहा ये मैंने प्रोफेसर बनाए, और हो सकता है कि कुछ प्रोफेसर क्या हो? मेल हो,
और जरूरी ये भी नहीं है कि सारे के सारे मेल ही क्या हो, प्रोफेसर हो। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे ह्यूमन बनाए, ह्यूमन में हमने प्रोफेसर्स बनाए और यहाँ पे हमने मेल बनाए। अब ये जो कॉमन पार्ट है ना, ये हमारा कौन सा है, ये हमारे वो मेल्स है जो प्रोफेसर है, या फिर ये हमारे वो प्रोफेसर है जो मेल है। क्या ये डायग्राम और ये डायग्राम आपको सेम नहीं लग रहा है? ये हमारे कौन हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये हमारे प्रोफेसर हो गए, ये हमारे मेल हो गए। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट हुआ, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। लेकिन एक बार के लिए हम यहाँ पे हमारे बाकी के डायग्राम्स किस तरीके से बनेंगे इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी में बोल रखा है आंट, टीचर, फादर, ठीक है। आंट बेसिकली जो होंगी ना, वो कौन होंगी, वो हमेशा कोई ना कोई फीमेल होगी। वो क्या होंगी, वो फीमेल होगी। यहीं अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर आपकी मेल भी हो सकता है और आपकी फीमेल भी हो सकती है। अब ऐसे ज़रूरी नहीं है ना कि टीचर आपके सिर्फ मेल्स ही होंगे या फीमेल्स ही होंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो आपके फादर हैं वो हमेशा बेसिकली आपके मेल ही होंगे। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे आप मेन क्लास नहीं बना सकते। बेसिकली यहाँ पे जो तीनों हैं वो क्या होंगे, वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होंगे। अब जरूरी ये भी है कि जरूरी नहीं है कि जो भी टीचर हमारे पास अवेलेबल हो वो किसी के आंट या फिर फादर हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ तो इसका डायग्राम मैं किस तरीके से बना सकती हूँ, देखो ये हो गई मेरी आंट। हो सकता है कुछ आंट हमारी क्या हो, कुछ आंट हमारी टीचर हो, और हो सकता है कुछ टीचर हमारे फादर हो। तो ये हो गया मेरा आंट, ये हो गया मेरे टीचर, और ये हो गया हमारे फादर। अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पोर्शन जो कॉमन है, ये पोर्शन मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ टीचर ऐसी हैं जो किसी की आंट होंगी, ठीक है। और ये पोर्शन कुछ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ टीचर किसी के फादर होंगे, ठीक है। अब ये पोर्शन जो रिमेनिंग पोर्शन है फादर का, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो टीचर नहीं है। ये पोर्शन वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो किसी की आंट नहीं है, जो टीचर किसी की आंट नहीं है। और बेसिकली टीचर का ये रिमेनिंग पोर्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास ऐसे भी टीचर्स होंगे जो किसी के आंट या किसी के फादर नहीं है। क्लियर, ये चीज समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी में हमें क्या बोला है, देखो वुमन, ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। अब आपको पता है सिस्टर आपकी क्या होगी, सिस्टर आपकी फीमेल होगी। सिस्टर आपकी क्या होगी, सिस्टर आपकी फीमेल होगी। विमेन आपकी क्या होगी, विमेन भी आपकी फीमेल होगी। लेकिन जो ब्रदर है वो आपका क्या होगा, वो आपका मेल होगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसी बहुत सारी विमेन हमारे पास हो सकती है जो किसी की सिस्टर हो, लेकिन बहुत सारी विमेन ऐसी भी हो सकती है जो किसी की सिस्टर ना हो। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बन सकता है। ये हो गई विमेन, और इनमें से कुछ विमेन किसी ना किसी की सिस्टर होंगी, और जो सिस्टर्स हैं वो विमेन होंगी क्या, हाँ बेसिकली विमेन होगी। तो विमेन आपकी क्या है, फीमेल ही तो होती है ना। और जितनी भी होंगी तो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, ये हमारा विमेन हो गया, और विमेन में ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सिस्टर्स हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या होंगे, यहाँ पे हमारे ब्रदर होंगे। इस तरीके का डायग्राम बनेगा। हमारी इंटरलिंकिंग नहीं बनेगी कि भाई कुछ विमेन तो हमारी सिस्टर है, कुछ विमेन हमारी सिस्टर नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या, हाँ। तो बेसिकली कुछ विमेन जो हमारी सिस्टर नहीं है वो हमारा रिमेनिंग पार्ट शो कर रही है, और जितनी भी सिस्टर्स होंगी वो हमारी क्या होंगी, सारी की सारी फीमेल्स होंगी, सारी की सारी विमेन ही होंगी। इज इट क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभार हो सकता है कि आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऐसे डिस्टिंग्विश करके आप बना सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है Which of the following diagram correctly represent the relationship between the following classes? हमारे 3 क्लासेस दे रखी, दैट इज मदर, नेफ्यू एंड डॉटर, ठीक है। अब आपको बोला गया है, देखो मदर, मदर कौन होती है, मदर बेसिकली आपकी फीमेल होती है, ठीक है। मदर कौन है, मदर आपकी बेसिकली फीमेल है। यहीं अगर हम नेफ्यू की बात करें तो नेफ्यू आपका कौन होता है, नेफ्यू आपका मेल होता है, ठीक है। फीमेल जो होती है वो कौन होती है, वो नीस होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
उसके बाद अगर हम बात करें डॉटर की, तो डॉटर कौन होती है? डॉटर भी आपकी फीमेल होती है। अब यहाँ पे ऐसी बहुत सारी मदर हैं जो किसी ना किसी की डॉटर होंगी, और यहाँ पर बहुत सारी मदर्स ऐसी भी हैं जो किसी की डॉटर नहीं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी डॉटर्स ऐसी भी हैं जो किसी ना किसी की मदर होंगी, और बहुत सारी डॉटर्स ऐसी भी हैं जो किसी की भी मदर ना होंगी। अब जैसे मैं हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं किसी की डॉटर हूँ, तो मैं किसी की मदर तो नहीं हुई ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करने होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि मदर और डॉटर पार्शियली लिंक्ड होंगे। देखो, अगर हम यहाँ पे बनाए तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट क्या शो कर रहा है? ये हमारा ये पार्ट शो कर रहा है जिसमें हमारे पास कौन है? हमारे पास हमारा नेफ्यू भी है, मदर भी है और डॉटर भी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। इसकी बात करें तो देखो, ये डॉटर हो गया, ये नेफ्यू हो गई, ये मदर हो गया, तीनों इंटरलिंक्ड है। देखो, नेफ्यू का अलग होना तो समझ में आता है, लेकिन मदर और डॉटर क्या है? इंटरलिंक्ड है। तो अगेन ये यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसकी बात करते हैं, इसको हम नेफ्यू बना देते हैं, ठीक है। इसको हम मदर बना देते हैं, इसको हम डॉटर बना देते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है? हमें ये तो पता है कि सारी की सारी डॉटर्स मदर नहीं हो सकती। हम इस तरीके से नहीं बना सकते थे। देखो, हम इस तरीके से नहीं बना सकते थे, डॉटर ये मदर, तो सारी की सारी डॉटर मदर का ही पार्ट है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते, हम ये भी नहीं कह सकते कि जो सारी की सारी मदर्स है वो किसी ना किसी की डॉटर ही हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हम यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम, इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे, हम इस तरीके के डायग्राम को प्रेफर करेंगे। देखो, यहाँ पे मदर हो गया, ये डॉटर हो गया और ये नेफ्यू हो गया। नेफ्यू सबसे अलग है, हाँ, क्योंकि वो मेल है। अब डॉटर और मदर ये क्या है? ये फीमेल है। अब देखो, हमारे पास कुछ ऐसी मदर भी हैं जो किसी ना किसी की डॉटर है, और हमारे पास कुछ ऐसी डॉटर्स भी हैं जो किसी ना किसी की मदर है। अब हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन डॉटर्स का वो भी है जो किसी की मदर नहीं है, और हमारे पास ये मदर्स भी हैं जो किसी की डॉटर नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? समझ में आया कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना था? चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। अब हमें बोला गया है ब्रदर, मदर और फादर, इसमें हमें करेक्ट रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। अब आपने क्या देखा? ब्रदर आपका क्या है? ब्रदर इज योर मेल कैंडिडेट, ठीक है। इसके बाद बात करें फादर, तो फादर भी आपका क्या है? फादर भी आपका मेल कैंडिडेट है। यहीं अगर हम बात करें मदर की, तो मदर हमारी क्या है? मदर हमारी फीमेल कैंडिडेट है। मदर हमारी क्या है? मदर हमारी फीमेल कैंडिडेट है। अच्छा, अब बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो किसी के पिता भी होंगे, और बहुत सारे पिता ऐसे भी हैं जो किसी ना किसी के भाई होंगे। लेकिन हमारे पास बहुत सारे पिता ऐसे भी हैं जो किसी के भाई नहीं होंगे, और बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो किसी के पिता नहीं होंगे। मतलब अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारी मदर हो गई क्योंकि फीमेल है, ये हमारा ब्रदर हो गया, और ये हमारा फादर हो गया। समझ में आया आप किस तरीके से इंटरलिंक कर रहे हैं? ये डायग्राम आपके पास कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंटरलिंकिंग ये वाला क्यों नहीं सेलेक्ट किया? क्योंकि इसी में हमारे फादर, ब्रदर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मदर भी आ गई, लेकिन मदर सेम कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कैटेगरीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे यहाँ पे क्लासेस का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है टेबल, फिगर, रेक्टेंगल। देखो, अब अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल किससे बनी हुई होती है? बेसिकली वुड से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? वुड से बनी हुई होती है। यहीं अगर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल बेसिकली है क्या? रेक्टेंगल तो एक फिगर ही है। रेक्टेंगल तो एक फिगर ही है। जैसे आपके पास रेस्ट फिगर्स होते हैं, जैसे सर्किल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, वो सारे क्या हैं? वो सारे आपके फिगर के सबसेट्स हैं, ठीक है। और फिगर आपका क्या है? फिगर आपका मेन सेट, या फिर आप बोल सकते हैं मेन क्लास है। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं? देखो, टेबल और फिगर का कोई लेना देना नहीं है, तो ये हो गई हमारी टेबल, ये हो गए हमारे रेक्टेंगल जो किस में लाए कर रहे हैं? जो आपके फिगर में लाए कर रहे हैं।
जो आपके फिगर कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। यहाँ पे हमारे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है, ये जो बाकी के रेस्ट आपके फिगर्स हैं, जैसे अभी मैंने आपके नाम लिए थे वो सारे हो गए। अब किसी के दिमाग में और होगा मैम कुछ रेक्टेंगल्स ऐसे भी हो सकते हैं क्या जो फिगर ना हो, ना भाई, ऐसा कोई रेक्टेंगल नहीं हो सकता जो आपकी फिगर की कैटेगरी में ना आए। ठीक है, समझ में आया? चले आगे, चलो नेक्स्ट। Which of the following diagram correctly represent the relationship between the following classes? अब हमें क्या दिए क्लासेस, देखो सूरत, सूरत के बाद है गुजरात, गुजरात के बाद है आपका असम। ठीक है, आपने क्या देखा, गुजरात और असम ये आपके क्या है, स्टेट्स हैं, ये आपके क्या है, ये आपके स्टेट्स हैं, जबकि जो गुजरात है ना ये आपकी सिटी है। लेकिन आपने ये भी देखा ये जो सूरत ये सिटी है ये कहाँ पे लाई करती है, ये आपके गुजरात में लाई करती है। मतलब अगर हमें रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि गुजरात आप हमारी क्या हो गई, हमारी मेन क्लास हो गई और उसका सबसेट या फिर सब क्लास आपकी क्या हो गई, सूरत हो गई। तो कौन सा डायग्राम सेटिस्फाई करेगा, देखो ये वाला हमारा क्या हो गया, ये सूरत हो गया, ये गुजरात हो गया और ये असम हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर यहीं पे आपको इस तरीके से दिया हुआ होता, एक और आपके पास क्लास होती है, मान लो वो क्लास है इंडिया, ठीक है, तो आप किस तरीके से बनाते, देखो ये आपका कौन बन गया, ये आपकी इंडिया की क्लास बन गई, ये आपका गुजरात बन गया, गुजरात में आपका सूरत बन गया और यहाँ पे आपका क्या बन गया, असम बन गया। क्यों? क्योंकि असम और गुजरात जो आपके स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स भी किसके हैं, बेसिकली इंडिया के हैं। तो हमें यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे हमें कनेक्टिविटी ध्यान में रखनी होती है और ये इस कनेक्टिविटी को ही हमें इन सर्कल्स की हेल्प से इस रिलेशनशिप को हमें शो करना होता है या फिर रिप्रेजेंट करना होता है। इतना समझ में आया, क्लियर हुआ ना इतना? चलो आगे चलते हैं। सॉरी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। क्लासेस आपकी क्या है, बॉयज, मतलब ये क्या है, ये आपके मेल्स हो गए। प्लेयर्स, प्लेयर्स आपके बेसिकली मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। सिमिलरली अगर सिंगर की बात करें तो सिंगर भी आपके मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ डायग्राम दे रखे हैं, अब इस डायग्राम के हिसाब से बताना है कि हमें यहाँ पे क्या होगा। देखो आपको पता है ये मेल जो बेसिकली बॉयज हैं वो इसी कैटेगरी में आएंगे, तो हमारे पास कुछ बॉयज ऐसे हो सकते हैं, हमारे पास कुछ बॉयज ऐसे हो सकते हैं जो आपके पास क्या हो, जो प्लेयर भी हो और वो सिंगर भी हो। ठीक है, ऐसे बॉयज हो सकते हैं ना। हाँ, बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हो सकते हैं जो बॉयज भी हो, मतलब लड़के भी हो और साथ ही साथ सिंगर भी हो, ऐसा हो सकता है ना। हाँ, हमारे पास बेसिकली सिंगर्स भी ऐसे हो सकते हैं जो बॉयज भी हों और जो प्लेयर्स भी हों, हो सकता है ना। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन हमारे कुछ प्लेयर्स इस तरीके के भी हो सकते हैं जो आपके बॉयज ना हो और सिंगर ना हो। सिमिलरली हमारे बॉयज कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो प्लेयर्स ना हो, सिंगर्स ना हो। कुछ सिंगर ऐसे भी हो सकते हैं जो प्लेयर ना हो और बॉयज ना हो। मतलब अगर मैं देखो यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना चाहूं तो हमारी सबसे बेस्ट कैटेगरी आती है ये वाली। ये जो बीच का पार्ट है ये क्या शो कर रहा है, ये उन आपके बॉयज को शो कर रहा है या फिर उन प्लेयर्स को शो कर रहा है या फिर उन सिंगर्स को शो कर रहा है जो बॉयज हैं, साथ ही साथ प्लेयर भी हैं और साथ ही साथ सिंगर भी हैं। ठीक है, ये डेटा उस चीज को शो कर रहा है, मान लेते हैं ये आपके सिंगर हो गए, प्लेयर हो गए और ये बॉयज हो गए। ये आपको वो शो कर रहा है कि जो आपके सिंगर भी हैं और प्लेयर भी हैं। ये डेटा आपको शो कर रहा है प्लेयर प्लस बॉयज का, ये डेटा आपको शो कर रहा है सिंगर प्लस बॉयज का, और ये डेटा आपको वो शो कर रहा है कि यार आपके पास कुछ बॉयज है जो ना तो सिंगर है ना ही प्लेयर है, ये वो सिंगर है जो ना तो प्लेयर है ना ही बॉयज है, ये वो प्लेयर्स हैं जो आपके पास क्या है, ना तो सिंगर, ये आपके पास वो सिंगर है
जो ना प्लेयर्स है ना बॉयज है, और ये प्लेयर्स वो है जो ना तो सिंगर है ना ही बॉयज है। तो यहाँ पे करेक्ट हमारा कौन सा हुआ, डी। लेकिन हमें इस बार ऑप्शन थोड़े शफल करके दे दिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन कहाँ पर है, बी में है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हुआ। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हुआ। क्या ये चीज समझ में आई? बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट किस तरीके से करना होता है, ये चीज क्लियर हुई। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको बोला गया है कि हमें रिलेशनशिप बताना है, और हमें किसमें बताना है, वुड, टेबल, चेयर। देखो अब आपने कहा वुड के हम लोग क्या बनाते हैं, वुड के हम टेबल भी बनाते हैं और हम लोग चेयर भी बनाते हैं, ठीक है, और हम बहुत सारी और चीजें भी बनाते हैं, मतलब वुड हमारे और कामों में भी यूज आता है, ठीक है। यही अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल आपकी वुड की भी बनती है, तो आपकी प्लास्टिक की भी बनती है, तो आपके फाइबर की भी बनती है और ग्लास की भी बनती है, ठीक है। यहीं पे सिमिलरली अगर हम यहाँ पे चेयर की बात करें तो चेयर भी हमारी वुड की भी बनती है, प्लास्टिक की भी बनती है, ग्लास की भी बनती है और बहुत सारी और कैटेगरीज की भी बनती है। मतलब हमने ये देखा ये तीनों आपस में लिंक्ड भी हैं और नहीं भी लिंक्ड है। मतलब हमारे यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या रहेगा, इस तरीके का डायग्राम, क्योंकि हमें ये पता है कि यार ये टेबल और चेयर ये तो वुड से लिंक्ड है, लेकिन ये दोनों आपस में लिंक्ड नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं टेबल, वुड और चेयर। देखो अब यहाँ पे कॉमन वाला पार्ट उन टेबल्स को शो कर रहा है जो वुड से बनी हुई है, और ये वाला कॉमन पार्ट उन चेयर्स को शो कर रहा है जो वुड से बनी हुई है। बाकी की चेयर्स हो सकता है ग्लास से बनी हुई हो, प्लास्टिक से बनी हुई हो, सिलिकॉन से बनी हुई हो, किसी और चीज से बनी हुई हो, ठीक है, या मेटल से बनी हुई हो, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली टेबल भी इसी तरीके से हमें शो कर रहा है। टेबल हो सकता है वुड से बनी हुई हो सकता है आपके मेटल से बनी हुई हो, प्लास्टिक से बनी हुई हो, एंड सो ऑन। इसी तरीके से वुड भी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ वुड से आपकी टेबल बनी हुई है, कुछ वुड से आपकी चेयर बनी हुई है, और हो सकता है कि वुड हमारे और भी किसी यूजेस में आ रही हो, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चले आगे, चलो नेक्स्ट। ओके ये हमारा आई गेस रिपीट हो गया, चलो इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन नेपाल, काठमांडू एंड एशिया। देखो अब आपको ये पता है कि एशिया में आपके पास क्या है, एशिया में आपके पास नेपाल है, ठीक है, आपके पास क्या है, नेपाल है, और नेपाल में आपके पास क्या है, नेपाल के में है आपके पास काठमांडू। नेपाल में आपके पास क्या है, नेपाल में आपके पास काठमांडू है। तो ऐसा डायग्राम कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। कहां पर है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी में आपके पास ये डायग्राम है। तो यहाँ पे आंसर भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि यार हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पूरी क्लास है, ठीक है, हमारे पास एक पूरी क्लास है। अब इस क्लास में कुछ बच्चे हैं वो क्या पढ़ते हैं, वो हिंदी पढ़ते हैं। हमने क्या मान लिया, कुछ बच्चे हैं जो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हैं और कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते। तो ये जो मेरे पास बॉक्स है ये मुझे क्या शो कर रहा है, ये मुझे मेरी क्लास शो कर रही है, मेरी ऑल ओवर क्लास शो कर रही है। ये सर्कल जो है मेरे पास, एक काम करते हैं, इस सर्कल का हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको रेड से बना देते हैं, लो, ठीक है, अब दिख रहा है यहाँ पे क्लियर। अब ये मेरी क्या है, क्लास है, क्लास में क्या होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। अब ये स्टूडेंट्स मैं मान लेती हूँ कितने स्टूडेंट्स हैं, n स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं, n स्टूडेंट्स हैं। या फिर मैं ये मान लेती हूँ कि इसमें मेरे पास x स्टूडेंट्स हैं, n तो हमारे क्या है, नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए आता है ना, तो मैंने x क्या मान लिया, x मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। तो हम लिखते रहते हैं, x मेरा क्या है, x है मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स इन अ क्लास। किसी क्लास में मेरे पास क्या है, x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास मान लेते हैं ये क्या है, ये जो व्हाइट सर्किल है ये आपका हिंदी को शो कर रहा है, ठीक है। मैं इसको नाम दे देती हूं h, ठीक है। तो बेसिकली h मेरा क्या है, h या, और ये किससे कलर है, ये व्हाइट कलर का सर्किल है, ये व्हाइट कलर का है। ये मुझे शो कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who can speak हिंदी, ठीक है। और यहां पर मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा इंग्लिश वाला है, ठीक है। ये ई मुझे क्या कर रहा है, ई मेरा रेड कलर का सर्किल है, और ये मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि हमारे पास कुछ पार्ट कॉमन है, जैसे ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये मेरे पास कॉमन है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें यही सारी चीजें समझनी है, ठीक है। अब आपने क्या कहा, आपने कहा ये पूरा जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये तो आपकी पूरी क्लास को, मतलब पूरे यूनियन को, उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलते हैं, ठीक है। एक्स आपको क्या शो कर रहा है, एक्स आपके उन टोटल नंबर स्टूडेंट्स को शो कर रहा है जो इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब हमने यहां पे क्या देखा, ये जो कॉमन पार्ट है ये वो बच्चे हैं जो आपके हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ये हमने कौन सा साइन यूज किया है, ये साइन है आपका इंटरसेक्शन का, हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। ये साइन है बेसिकली हमारे यूनियन का, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, सारे डेटा को कंबाइन करके चलते हैं, ऑल डेटा कंबाइंड, ऑल डेटा कंबाइंड, ठीक है। जबकि ये जो मेरे पास है ये मेरा क्या होता है, ये मेरा इंटरसेक्शन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये बेसिकली इंटरसेक्शन है, और ये सिर्फ कॉमन डेटा को शो करने के लिए यूज में आता है। ये क्या करता है, ये सिर्फ कॉमन डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये बेसिकली वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। जबकि ये जो है ये बेसिकली, अगर आप यहाँ पे भी लिखना चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे भी इसे थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। बेसिकली एक्स आपके वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो आपका हिंदी एज वेल एज इंग्लिश या फिर हिंदी इंग्लिश बोल लेते हैं, ठीक है। ओके, अब अगर हम इस पोर्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग इस पोर्शन की बात करें, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये उन बच्चों का है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं। ये क्या है, ये ओनली हिंदी वाले बच्चे हैं, ओनली हिंदी। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक ओनली हिंदी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक ओनली हिंदी, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही बोल सकते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, एज वेल एज इंग्लिश, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जो हिंदी तो बोल ही सकते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं इन बच्चों की बात करूं, ये जो बच्चे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इस वाले सर्किल में दिखेंगे, ठीक है, जो बच्चे आपको इस वाले सर्किल में दिखेंगे बेसिकली वो कौन है, वो आपके हैं ओनली इंग्लिश वाले। ये कौन से हैं, ये आपके ओनली इंग्लिश वाले हैं, ओनली इंग्लिश,
ठीक है, और ये कौन है, ये आपकी ओनली हिंदी है, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग कहाँ लिखें, या नीचे लिख लेते हैं। ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली। अब ये तो मेरी क्या हो गई, ये तो मेरी बेसिकली थ्योरी हो गई, ये तो क्या हो गई, ये मेरी थ्योरी हो गई। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे ये लिखना हो कि मुझे इन सारे डेटा को रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी, सेट थ्योरी की हेल्प से। तो चलो देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे सेट थ्योरी की हेल्प से इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर सेट थ्योरी की हेल्प से मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसे लिख सकती हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक इंग्लिश और हिंदी, मतलब जो हिंदी इंग्लिश बोल सकते हैं वो कौन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी ओनली प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक इंग्लिश माइनस यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। ये आपके क्या है, बेसिकली जो हमने यहाँ पे नोटेशंस किए हैं ना, यहाँ पे रुको, एक नोटेशन में हमारे गड़बड़ हो गई है। अगर हम ओनली हिंदी की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे एन इस तरीके से नहीं लिखेंगे, रुको इसको हटाते हैं और हम लोग इसको भी हटाते हैं, ठीक है। हमारे पास बेसिकली ये जो है ये आपका ओनली हिंदी वाला है, ये ओनली इंग्लिश वाला है, ठीक है, ओनली इंग्लिश, ये ओनली हिंदी वाला है आपके पास। लेकिन ये जो पूरा डेटा है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास NH है और ये आपके पास क्या है, NE है। बेसिकली ये आपके पास क्या कर रहे हैं, आपके पास ये हिंदी के साथ साथ यहाँ पे अगर इस पूरे सर्किल की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे वो स्टूडेंट है जो इंग्लिश भी बोलते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे NH को लिखना हुआ, ठीक है, NH को लिखना हुआ तो मैं क्या लिखूंगी, बेसिकली NH इज नथिंग बट, यहाँ पे मेरे पास कौन है, मेरे पास ओनली हिंदी वाले हैं प्लस मेरे पास वो स्टूडेंट्स भी हैं जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये वाले कौन से हैं, इंग्लिश वाले, जो ओनली इंग्लिश है इसमें, और यहां पर प्लस वो स्टूडेंट्स भी हैं जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बोलते हैं। तो ये 2 बार काउंट हो गया था, इसलिए हमने इसको क्या किया, एक बार हमें इसे एलिमिनेट करना पड़ा, इसे हमें क्या करना पड़ा, एक बार इसे हमें एलिमिनेट करना पड़ा। तो बेसिकली अगर किसी भी क्वेश्चन में हम 2 सेट या 2 एंटिटीज की बात कर रहे हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे ओनली हिंदी निकालना है, अगर मुझे यहाँ पे ओनली हिंदी निकालना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं, तो मैं टोटल हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से एक कॉमन पार्ट माइनस कर दूंगी। मैं क्या करूंगी, उसमें से एक कॉमन पार्ट माइनस कर दूंगी। सिमिलरली अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ओनली इंग्लिश वाले बताने हैं तो मैं क्या करूंगी, यहां पर से टोटल इंग्लिश में से वो बच्चे जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी बोलते हैं उसे क्या कर दूंगी, उसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो इतना समझ में आया। तो अगर मैं इसे जर्नलाइज्ड फॉर्मेट में लिखना चाहूं, ठीक है, अगर मैं इसे जर्नलाइज्ड फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका सेट A है, ये आपका सेट B है, ठीक है, और ये आपका सेट A यूनियन B है। तो अगर मुझे इसके बारे में लिखना हुआ तो मैं इसके बारे में लिख सकती हूं, यूनियन ऑफ सेट A एंड सेट B। इसमें वो सारे एलिमेंट्स या वो सारी चीजें आ जाएंगी जो इसमें लाइक कर रही हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू सेट belongs to set B minus the number of elements which is common in between A and B, which is common in between A and B। और एक काम करते हैं, इस माइनस साइन को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे माइनस क्यों किया, क्योंकि ये जो पोर्शन है बेसिकली ये आपका क्या है, ये आपका A इंटरसेक्शन B है।
ये आपका क्या है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये ए के साथ भी काउंट हो गया, ये बी के साथ भी काउंट हो गया। तो ये तो हम यूज करते हैं जब हमारे पास दो एंटिटीज हो। मान लो दो से ज्यादा हो जाए तब, तो चलो एग्जांपल लेके देखते हैं कि दो से ज्यादा हो जाए तो कैसे करेंगे। देखो मान लेते हैं कि एक एंटिटी आपकी ये है, दूसरी एंटिटी हम मान लेते हैं ये है, ठीक है, और ठीक है, और तीसरी एंटिटी हम मान लेते हैं हमारी ये है। ये क्या हो रहा है भाई, चलो एक काम करते हैं, पूरी स्क्रीन को क्लियर करते हैं। और सबसे पहले हम बनाते हैं हमारी पहली एंटिटी। ये हमारे पहली एंटिटी हुई, ठीक है, ये हमारी दूसरी एंटिटी हुई, यहाँ पे ये दूसरी एंटिटी हो गई, ठीक है, और यहाँ पे हमारी तीसरी एंटिटी हो गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हम इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, और ये आपका सेट सी है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये सेट ए बी और सी, ठीक है। मतलब ये व्हाइट सर्किल पूरा का पूरा आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने लाई कर रहे हैं ये शो कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे व्हाइट कलर से ही लिखते हैं। तो बेसिकली ये व्हाइट कलर क्या शो कर रहा है, ये आपके बी को शो कर रहा है, और ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ एंटिटीज बिलोंग्स टू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट बी, टू सेट बी, ठीक है। जो येलो है, बेसिकली जो हमारा येलो है वो क्या शो कर रहा है, वो आपके सी सेट को शो कर रहा है। और मान लेते हैं ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट सी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक है ग्रीन। ग्रीन क्या शो कर रहा है, ग्रीन सेट ए को शो कर रहा है, और ये बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए, बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अब बात आती है कि यार हमारे पास तो यहाँ पे कुछ कॉमन पोर्शन भी है ना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पोर्शन की, इसको मैं रेड कलर से मार्क कर देती हूँ। ये मेरा कौन सा है, ये मेरा पोर्शन है जो रेड कलर से मार्क्ड है, ठीक है। बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, ये वो कॉमन, ये जो रेड पार्ट है, ठीक है, ये रेड पार्ट जो मेरा है ये यहाँ पे शो कर रहा है, या फिर मैं बोल देती हूँ कि ये वाला पार्ट, ये वो पार्ट है जहां पे हमारे तीनों एंटिटीज का कॉमन है, ए का भी, बी का भी और सी का भी। सिंबल्स ध्यान रखिए कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इंटरसेक्शन का यूज कर रहे हैं। मतलब ये वो पार्ट है जिसमें आपके ए के भी कुछ एलिमेंट्स है, बी के भी कुछ एलिमेंट्स है और सी के भी एलिमेंट्स है, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। देखो इसके बाद अगर हम बात करें तो इस वाले पोर्शन की बात करते हैं, ये वाला पोर्शन, ये आपको विजिबल हो पा रहा है, ये ब्लू वाला पोर्शन, ये क्या है, ये बेसिकली आपका वो पोर्शन है, या फिर काम करते हैं इसे हम थोड़ा डाउनवर्ड्स लेके जाते हैं। ये बेसिकली हमारा वो पोर्शन है जिसमें हमारे सेट ए और सेट सी के कॉमन पार्ट है, सेट ए और सेट सी के सिर्फ कॉमन पार्ट है, ठीक है। अगर हम इसमें ये वाला पार्ट भी इंक्लूड कर दे, रेड वाला, ठीक है, इसमें अगर हम रेड का वाला पार्ट भी इंक्लूड कर दे तो हमारे कॉमन पार्ट इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमन पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। ये सिर्फ वो पार्ट है जिसमें ओनली ए एंड सी इंक्लूडेड है। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा वो पार्ट है जिसमें हमारा ए और सी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको भी यहाँ पे हम व्हाइट कलर से कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा डिस्टिंग्विश रहे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर हम इस पोर्शन की बात करें, इस पोर्शन की बात हम लोग इसकी बात करें, पूरे की बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये वो पोर्शन शो कर रहा है जिसमें आपके पास ओनली वो कॉमन पार्ट है जो आपका ए और बी का कॉमन है। सिर्फ ए और बी का कॉमन पार्ट बात कर रहे हैं, सी की बात नहीं कर रहे। अगर सी को इंक्लूड करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर सी को इंक्लूड करेंगे तो हम ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा, और हम यहाँ पे सी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ इस पार्ट की बात करें,
अगर हम सिर्फ इस पार्ट की बात करें तो ये बेसिकली वो पार्ट शो कर रहा है जिसमें हमारा बी और सी का सिर्फ ओनली बी एंड सी ही हमारे पास कॉमन है, ठीक है। तो फिर ये बाकी के रिमेनिंग पोर्शन क्या हुआ, तो देखो अगर मैं बात करूं इस रिमेनिंग पोर्शन की, तो ये रिमेनिंग पोर्शन मेरा क्या है, ओनली बी। ये मेरा रिमेनिंग पोर्शन क्या है, ओनली बी। सिमिलरली ये मेरा रिमेनिंग पोर्शन क्या है, ये मेरा ओनली पोर्शन है ओनली सी वाला। ये जो मेरा रिमेनिंग पोर्शन है ये मेरा कौन सा है, ये ओनली सी वाला है। सिमिलरली ये मेरा क्या है, ओनली ए वाला पोर्शन है। ये मेरा क्या है, ये मेरा ओनली ए वाला पोर्शन है, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा मेसी सा हो गया, लेकिन आई गेस हमें यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ओनली ए क्या है, ओनली बी क्या है, ओनली सी क्या है। साथ ही साथ कॉमन पार्ट भी अगर हमें यहाँ पे लिखने हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जो समझने का है। अब मान लो कि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना है इन सेट ए, मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना है सेट ए। तो देखो इसमें ओनली ए वाले आएंगे, हाँ, इसमें वो पार्ट भी आएगा जो ए सी के साथ इंक्लूडेड है, इसमें वो पार्ट भी आएगा जो सिर्फ बी के साथ इंक्लूडेड है, साथ ही साथ इसमें म्यूचुअल वाला पार्ट जो तीनों में इंक्लूडेड है वो भी आएगा। क्यों? क्योंकि पूरा जो एंटिटी ए है या पूरा जो मेरा सेट ए है वो ये पूरा सर्किल है, वो पूरा सर्किल है, सिर्फ एक चीज नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी लिखने हुए तो मेरा क्या आएगा, ओनली बी आएगा, प्लस वो पार्ट आएगा जो ए के साथ कॉमन है, वो पार्ट भी आएगा जो सी के साथ कॉमन है, और वो पार्ट भी आएगा जो तीनों के साथ कॉमन है, ठीक है। उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे सेट सी के अगर मुझे एलिमेंट्स लिखने हो तो यहां पे मेरा ओनली सी तो आएगा ही आएगा, प्लस वो पार्ट आएगा जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है, साथ ही साथ जो ए के साथ कॉमन है और जो बी के साथ कॉमन है, ठीक है। तो यहां पे लिखना समझ में आया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे क्या शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी को अगर हमें सेट थ्योरी से फॉर्मूले की हेल्प से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एक नीट डायग्राम बनाते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा तो स्क्वायर हो गया। अब इसमें हम लोग बनाते हैं हमारे सर्कल्स। ये हो गया मेरा सेट ए, ये हो गया मेरा सेट बी और ये हो गया मेरा सेट सी, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सेट ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया। ये पोर्शन कौन सा है, ये मेरा वो पोर्शन है जिसमें आपके ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। ये कौन सा पोर्शन है, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये वो पोर्शन है जिसमें आपके बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। ये पोर्शन वो है जहां पे आपका ए इंटरसेक्शन सी है, और ये पोर्शन वो है जहां पे आपका ए इंटरसेक्शन बी है। ये आपका ओनली ए है, ये आपका ओनली बी है और ये आपका ओनली सी है, ठीक है। ये हमने डायग्राम से तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन फॉर्मूले से हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट ए बी एंड सी। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या शो कर रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स शो कर रहा है। हम इसे लिख भी लेते हैं, ये हमारा क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये बेसिकली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स शो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स belongs to any of the set, any of set A, B and C। ये उन टोटल एलिमेंट्स को शो कर रहा है जो किसी भी एक या फिर यहाँ पे सेट से बिलोंग करते हो, चाहे वो A से बिलोंग करते हो, चाहे B से बिलोंग करते हो, चाहे C से बिलोंग करते हो, ठीक है। सॉरी। अब अगर यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लिखने की बारी आई तो फॉर्मूला क्या होगा, number of elements belongs to set A plus number of elements belongs to set B plus number of elements belongs to set C। ये लिख दिया, माइनस number of elements belongs to set A and B both जो दोनों में आते हैं, माइनस
नंबर ऑफ एलिमेंट जो बिलोंग करते हैं बी और सी दोनों से, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट जो सी और ए दोनों से बिलोंग करते हैं। अब देखो, अब आपने क्या करा, आपने ओनली ए ले लिया, लेकिन आपका ये पोर्शन 3 बार तीनों तरफ से हट गया, तो इस कॉमन पोर्शन को हमें ऐड करना पड़ेगा। प्लस ये वो पार्ट है जो ए, बी और सी तीनों में कॉमन है। बेसिकली ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है जो हमारे 3 एंटिटीज में काम में आता है। जो हमारे क्या आता है, हमारे 3 एंटिटीज में काम में आता है। क्या इतना समझ में आया? ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन हम समझते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन समझने के लिए हम यहाँ पे एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपसे गेट 2016 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल ब्रांच में पूछा गया था। ठीक है, आपसे क्या बोला गया है, द वेन डायग्राम शोज द प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स पॉपुलेशन फॉर द लेजर एक्टिविटीज। मतलब बच्चे जो अपने फ्री टाइम में क्या क्या करते हैं, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एक वेन डायग्राम दिया गया है। फ्रॉम द डेटा गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू रीड बुक्स और प्ले स्पोर्ट्स इज। अब हमें क्या बताना है, हमें उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बताना है जो या तो बुक पढ़ते हो या प्ले स्पोर्ट्स खेलते हो, मतलब या फिर तो स्पोर्ट्स खेलते हो या फिर बुक पढ़ते हो। अब बीच में अगर देखोगे गौर से तो यहाँ पे हमारे क्या वर्ड दे रखा है, और दे रखा है। अब इस चीज का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास और दे रखा है या फिर एंड दे रखा है, क्योंकि इट डू मैटर्स। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये जो सेट है ना, ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो बुक रीड करते होंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स वो हैं जो आपके टीवी देखते होंगे, और ये स्टूडेंट्स वो हैं जो आपके स्पोर्ट्स खेलते होंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वो स्टूडेंट्स निकालना चाहूँ तो जो किताबें पढ़ते हैं, चाहे वो टीवी देखते हो या नहीं देखते हो, या स्पोर्ट्स खेलते हो नहीं देखते हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ वो निकालना चाहती हूँ कि कितने बच्चे आपके क्या है, बुक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, total number of students who read books, जो क्या करते हैं, बुक्स रीड करते हैं। तो उनमें कौन कौन आएंगे, 13 जो ओनली बुक वाले हैं, प्लस 12, ये 12 कौन से हैं, जो टीवी भी देखते हैं और बुक भी पढ़ते हैं, प्लस 44 जो टीवी भी जो स्पोर्ट्स भी खेलते हैं और बुक्स भी पढ़ते हैं, प्लस 7 जो तीनों काम करते हैं। ये बेसिकली आपका क्या है, ये बेसिकली आपका टोटल है। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, 10 प्लस 6, तो यहाँ पे हो गया 16, 6 एंड द 1 इज कैरी ऑन, तो यहाँ पे हो गया हमारा कितना, 6, 7। बेसिकली हमारे पास 76 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं, रीड बुक करते हैं। ठीक है, उसमें आपके जितने भी और एक्टिविटीज करते हैं वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और हमें फोकस किस पे करना है, प्ले स्पोर्ट्स पे करना है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले स्पोर्ट्स, वो क्या करते हैं, स्पोर्ट्स प्ले करते हैं। तो कौन आएंगे, 15 कौन है, जो सिर्फ स्पोर्ट्स खेलते हैं, प्लस 17 कौन है, जो स्पोर्ट्स तो खेलते हैं और टीवी भी देखते हैं, 44 वो हैं जो स्पोर्ट्स भी खेलते हैं और बुक भी पढ़ते हैं, और 7 वो हैं जो सब करते हैं। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आएगा, तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 7, 7 एंड 14, 14 प्लस 4 दैट इज 14 प्लस 5 पहले कर लेते हैं, 14 प्लस 5 दैट इज 19, 19 प्लस 4 दैट इज 23। तो हमारा यहाँ पे 2 कैरी फॉरवर्ड चला गया। ठीक है, 2, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, 6, 6, 7, 8, बेसिकली 83। हमारे पास 83 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, डेटा को थोड़ा ढंग से देखो। आपको बोला गया है हमें वो स्टूडेंट्स बताने हैं जो आपके मतलब बुक भी पढ़ते हैं और यहाँ पे आपके स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे दिया हुआ होता कि मुझे क्या बताना है, मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं
मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जो क्या करते हैं, हु प्ले स्पोर्ट्स एंड रीड बुक्स। ध्यान रखिएगा मैंने यहां पे क्या लिखा है, मैंने यहां पे एंड लिखा है, एंड रीड बुक्स। ऐसे कितने, तो ऐसे ये सिर्फ कॉमन पार्ट को ही हमें इंक्लूड करना है। तो ऐसे कितने होंगे, ऐसे होंगे 44 प्लस 7। ऐसे कितने होंगे 44 प्लस 7, तो ये कितने हो जाएंगे 4 प्लस 7 दैट इज 1, 11 का 1 दैट इज 51। 51 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, जो आपके प्ले स्पोर्ट्स एंड रीड बुक्स दोनों करते हैं। तो ये अगर ऑप्शन नंबर बी अगर आप आंसर करते हो तो बी आंसर आपका किसका है, प्ले स्पोर्ट्स एंड रीड बुक्स का, ना कि और रीड बुक्स का। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब आपसे तो पूछा गया है और मतलब रीड बुक्स या फिर प्ले स्पोर्ट्स हमें बता दो। ठीक है, या फिर रीड बुक्स या प्ले स्पोर्ट्स बता दो। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यार इसमें हमारे पास ये डेटा कॉमन है 44 प्लस 7, 44 प्लस 7। तो हम पहले वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं जो हमें इन दोनों का टोटल देंगे। ठीक है, हम इन दोनों का टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कितना आया 76 प्लस यहां पे हमारे पास दूसरे नंबर क्या है दैट इज 83। इन दोनों का टोटल करेंगे हमारे पास कितना आएगा 159। बेसिकली 159 में हमारे पास ये स्टूडेंट्स जो क्या है प्ले स्पोर्ट्स एंड रीड बुक्स है वो 2 बार काउंट हो गए। ठीक है, और हमें क्या बताना है, हमें रीड बुक्स या प्ले स्पोर्ट्स वाले बच्चे बताने। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हमने 44 प्लस 7 दैट मीन्स 51 स्टूडेंट्स यहां पे भी कैलकुलेट कर लिए और 51 स्टूडेंट्स यहां पे भी कैलकुलेट कर लिए, ये तो गलत बात हो गई ना। तो अब यहां पे हमें कैलकुलेशन को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। अगर हमें यहां पे सिर्फ रीड बुक्स और प्ले स्पोर्ट्स निकालने हैं, रीड बुक्स और प्ले स्पोर्ट्स निकालने हैं, तो हमारे यहां पे कौन से यूज करेंगे, एक काम करते हैं हम आपको सेट थ्योरी से ही बताते हैं। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि यार हमारे पास क्या है, ये 2 सेट ही है, ये 2 सेट ही है, तो जो कॉमन पार्ट है वो तो हटाना पड़ेगा ना। तो देखो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 प्लस 12 प्लस यहां पे हम करेंगे 17 प्लस 15 प्लस 44 प्लस 7, ये हमारा आंसर होगा। अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्मूले से ही लिखना चाहते हो तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिखते हैं ताकि हमें थोड़ा साफ समझ में भी आए और दिखाई भी दे। तो आपने क्या कहा कि हमें क्या लिखना है, हमें लिखने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले स्पोर्ट्स और रीड बुक्स। यहां पे इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमारे पास और लिखा हुआ है या एंड लिखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वरना क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो हमने एंड वाला तो निकाल लिया, एंड वाले में सिर्फ जो म्यूचुअल पार्ट है या फिर जो कॉमन पार्ट है सिर्फ वो देखेंगे। एंड में हम लोग क्या देख रहे हैं, एंड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉमन और म्यूचुअल पार्ट देख रहे हैं 44 प्लस 7। अब ये जो 2 बार कैलकुलेट हुआ था ना, बस वो टोटल में से हम लोग माइनस कर देंगे। 159 हमारा कॉमन आया था, माइनस ये जो पार्ट दोनों में काउंट हुआ है आपके, देखो यहां पे भी काउंट हुआ है रीड बुक्स में भी और प्ले स्पोर्ट्स में भी काउंट हुआ है, तो 2 बार काउंट करना तो नहीं है, सिर्फ एक बार ही आएगा। तो यहाँ पे 44 प्लस 7 को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है 159 माइनस 51, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 108 हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब 108 ऑप्शन में है क्या, हाँ देखो बिल्कुल है। इसका ये मतलब हुआ यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमें क्या शो कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमें शो कर रहा है वो स्टूडेंट्स जो या तो स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर आपके क्या है रीड बुक्स करते हैं। ठीक है,
इतना समझ में आया? तो यहाँ पे और एंड का हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंस मेंटेन करके चलना है। इसके अलावा अगर देखो यहाँ पे हमारा सेट थ्योरी का इतना फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी क्वेश्चन में हम ये यूज नहीं करेंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको इस तरीके का ये जो वेन डायग्राम आपको दिख रहा है ये बनाने में डिफिकल्टी होगी। वहां पे आपके पास सिर्फ लाइंस होंगी एंड आपको उससे डेटा सॉल्व करना होगा, लेकिन आप चाह कर भी वेन डायग्राम नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास डेटा मिसिंग होगा, सारा डेटा नहीं होगा। ऐसे टाइम पे हमारे क्या काम में आता है, जो सेट थ्योरी के जो हमने अभी फॉर्मूलाज पढ़े, जैसे ये वाला हमारा कहाँ गया, ये वाला जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा ये वाला, ठीक है, तो ये हमारा काम आता है। इसके अलावा हमने कहाँ पे पढ़ा, हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, ये हमारे बहुत हेल्प करता है उस तरह के क्वेश्चंस को हमारे सॉल्व करने में, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे देखें तो ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो सब हम कहाँ कवर करेंगे, वो सब हम नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है उसमें कवर करेंगे। उसमें हमारे पास बहुत सारे PYQs है जिसमें हम देखेंगे कि सेट थ्योरी के साथ साथ हम नॉर्मली अगर हमें सॉल्व करना, मान लेते हैं अगर हम फॉर्मूला भूल गए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम नॉर्मल अप्रोच भी सीखेंगे और हम यहाँ पे हमारा सेट थ्योरी के फॉर्मूलाज यूज करके किस तरीके से उन्हें सॉल्व करता है ये भी सीखेंगे। बट ये सारी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।